जब भी मैं इस बात के बारे में याद करता हूँ तो मेरा लहू जमने लगता है और जिस्म में एक सरसराहट दौड़ने लगती है। मुझे पहाड़ हमेशा से ही पसंद रहे हैं, इसलिए जैसे ही मेरा तबादला पहाड़ी इलाके में हुआ तो सबसे पहले मैंने अपने लिए एक घर देखना शुरू कर दिया। शायद मेरी किस्मत कुछ ज़्यादा ही बुलंद थी, इसलिए मुझे जल्दी ही अपने सपनों का महल मिल गया। उसे मकान ना कहकर अगर हवेली बोला जाए तो ज़्यादा बेहतर है। 6 कमरे, एक गैराज, एक छोटा सा बगीचा, सभी कुछ तो था वहाँ। जब सब सही से निपट गया तो मैंने अपनी धर्मपत्नी को भी बुलावा दे दिया। वैसे आपको बता दूं कि मेरे परिवार में मैं, मेरी पत्नी सरोज व मेरी पत्नी का एक भाई विनोद और साथ में ही मेरी प्यारी 2 बिल्लियाँ थीं। सभी के आ जाने से जैसे घर में ताजगी आ गई हो। इतने बड़े घर को संभालने के लिए मुझे नौकरों की ज़रूरत भी थी, अतः मैंने पास के गांव जाकर 2 नौकरों का बंदोबस्त करने की सोची और अगले दिन मैं सवेरे ही पास के गांव चला गया। वह गांव काफ़ी अजीब था। ऐसा लगता था जैसे लोग अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, जी नहीं रहे। एक अजीब सी मनहूसियत उनके चेहरों पर छाई हुई थी। मैंने एक छोटी सी दुकान देखी और वहां जाकर पूछा कि कोई कामगार यहाँ मिल सकता है क्या। दुकानदार बोला, बाबूजी, यहाँ काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है। वैसे भी यहाँ के लोगों को ज़्यादा काम मिल नहीं पाता। उसने एक छोटे लड़के से कुछ लोगों को बुलावा भेजा। थोड़ी देर में ही काम करने की इच्छुक एक छोटी सी भीड़ मेरे इर्द गिर्द जमा हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें अपने घर का पता बताया तो बस जैसे सभी को सांप सूंघ गया हो। उन लोगों के चेहरे पर मैं डर देख सकता था। धीरे धीरे करके सारी भीड़ मेरे पास से हट गई। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने दुकानदार से इसका कारण जानना चाहा तो उसने बताया कि जिस घर में आप लोग रहते हो वहाँ बहुत साल पहले एक व्यापारी और उसका परिवार रहता था। वह काफ़ी समृद्ध था। इसी गांव के कुछ लोगों ने लालच में आकर उसकी व उसके परिवार की हत्या कर दी थी। उस परिवार से बस वो व्यापारी ही बचा था। उस व्यापारी ने गांव वालों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन गांव वालों में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। वो व्यापारी जादू टोना जानता था। उसने उस घर और इस गांव पर टोटका कर दिया। कहते थे कि व्यापारी ने अपना शरीर एक पिशाच को सौंप दिया है और तभी से गांव में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गई। लोग मरने लगे। तब गांव के ही कुछ लोगों ने हिम्मत की और उस व्यापारी को वहीं जलाकर गाड़ दिया। मुझे पता था कि गांव में ये कहानियां आम होती हैं, इसलिए मैंने इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने दुकानदार से पैसा ज़्यादा बढ़ाने के लिए बोला और आखिर में मुझे काम करने के लिए लोग मिल ही गए। जब घर में वापस आया तो मेरी पत्नी सरोज घर की साफ सफाई में व्यस्त थी। तभी अचानक विनोद कहीं से एक छोटा पुराना घड़ा उठा लाया और इससे पहले कि हम कुछ कहते वो घड़ा विनोद के हाथ से छूट गया और फर्श पर गिरकर टूट गया। घड़े का गिरना था कि एक चीख सी पूरे घर में गूंज गई और एक भयानक दुर्गंध आने लगी। हमने जल्दी से उस घड़े के टुकड़े और उसमें से निकली राख को समेटा और बाहर फेंक दिया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि जो अनहोनी होनी है उसकी शुरुआत हो चुकी है। अंदर से लगातार गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। मैंने जाकर देखा तो मेरी दोनों पालतू बिल्लियाँ आपस में लड़ रही थी। यह बहुत ही आश्चर्य था क्योंकि आज से पहले मैंने उन्हें लड़ते हुए नहीं देखा था। लड़ते लड़ते दोनों आसपास घूमने लगी जैसे कि कुछ ढूंढ रही हो। तभी अचानक दरवाजे पर तेज आवाज़ हुई और फिर धीरे धीरे सभी खिड़की दरवाजे तेज आवाज़ में बदलने लग गए। मैं भागकर बाहर आया और देखा कि एक भयंकर तूफान आ रहा है। ऐसा तूफान मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा था। ऐसा लगता था जैसे कि तूफान सब कुछ उड़ा ले जाएगा। खिड़की दरवाजे अभी भी भयानक आवाज़ में बज रहे थे। मेरी दोनों बिल्लियाँ अभी भी गुर्राती हुई आसपास के दरवाज़ों पर अपने पंजे मार रही थी। सरोज और विनोद भी अंदर आ चुके थे। क्या भयानक मौसम है, मेरी पत्नी सरोज ने कहा।
विनोद भी काफ़ी डरा और सहमा हुआ था। बचपन से ही विनोद बोलने और सुनने में असमर्थ था। विनोद बार बार खिड़की से बाहर देख रहा था और डर रहा था। मैंने इससे इशारों में पूछा तो उसने खिड़की के बाहर की तरफ इशारा किया। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो ओ माय गॉड, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। एक कपड़े में लिपटा हुआ इंसान पेड़ के सहारे टिका हुआ था। तूफान में उसका सफ़ेद कपड़ा लहरा रहा था। तभी अचानक बिजली गिरी और मेरे देखते ही देखते सब धुआं हो गया। मैं सभी के साथ हॉल में आ गया और तूफान थमने की प्रतीक्षा करने लगा। आखिरकार तूफान थम गया। मैं सीधा बाहर उस पेड़ की तरफ गया जहाँ पर मैंने वो कपड़े में लिपटा इंसान देखा था। उस पेड़ के पास ऐसा कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये मेरी आंखों का वहम हो, लेकिन तभी मैंने वहाँ एक जला हुआ सफ़ेद कपड़ा देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब एक वहम है या हकीकत। मैं वापस घर आया तो एक और नई घटना मेरे सामने थी। किसी ने हमारे शयन कक्ष का सारा सामान उलट पलट दिया था। सारा सामान बिखरा पड़ा था। सरोज ये सब देखकर रोने लगी और कहने लगी कि ये घर मनहूस है, ज़रूर इस घर में कुछ बुरा है। लेकिन मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। मुझे लगता था कि गांव वाले नहीं चाहते कि कोई भी यहाँ रहे, इसलिए ये प्रपंच कर रहे हैं। उस रात हमने हॉल में सोने का फैसला किया। शाम होते होते एक धुंध सी चारों तरफ फैलने लगी। उस धुंध में एक अलग ही तरह की गंध थी। रात को काफ़ी देर में मुझे नींद आई। अचानक एक चीख के साथ मेरी नींद टूट गई। मैंने देखा कि विनोद काफ़ी घबराया हुआ था और उसी खिड़की की तरफ देखते हुए बोला कि वह आ रहा है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जिस इंसान ने कभी ज़िंदगी में कोई शब्द नहीं बोला, वो आज इतना स्पष्ट कैसे बोल रहा है। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो वहीं कपड़ों में लिपटा हुआ इंसान उसी पेड़ के सहारे खड़ा था। तभी अंदर से मेरी दोनों बिल्लियों के लड़ने और रोने की आवाज़ आने लगी। ये सब देखकर सरोज और विनोद बेतहासा रोने लगे। मैं इतनी जल्दी घबराने वालों में से नहीं था। मैंने दोनों को डांट कर चुप हो जाने के लिए बोला। पूरा वातावरण एकदम शांत हो चुका था। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अगली सुबह गांव से वो दोनों नौकर हरी और मोहन आ चुके थे। मैंने उन दोनों को आसपास की झाड़ी साफ करने का हुक्म दे दिया। इसके बाद मैं विनोद से मिला तो उसे देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि उसे रात का कुछ भी नहीं पता। तभी बाहर से हरी की आवाज़ आई। वह मुझे कुछ दिखाना चाहता था। मैंने देखा कि झाड़ियों के बीच एक बहुत बड़ा सा गड्ढा बना हुआ था। मैंने कहा कि शायद किसी जंगली जानवर ने ये गड्ढा बनाया होगा। मैंने उस गड्ढे का मुंह एक पत्थर से बंद करवा दिया। शाम तक कुछ भी आश्चर्य नहीं हो रहा था, कुछ भी अजीब सा नहीं हुआ, तो मैंने सुकून की सांस ली। लेकिन शाम होते होते फिर वही धुंध फैलने लगी। तभी सरोज ने आकर बताया कि विनोद को तेज बुखार है। मैंने देखा कि विनोद तेज बुखार से झुलस रहा था। रात में मैंने बाहर निकलना ठीक नहीं समझा, इसलिए हमने घर में ही रखी हुई दवाइयों का सहारा लिया। सरोज और विनोद के सो जाने के बाद मैं अपने लैपटॉप पर अपना ऑफिस का काम निपटाने लगा। कुछ देर बाद मुझे बाहर कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैं भागकर बाहर आया तो मैंने देखा कि विनोद का शरीर पड़ा हुआ था और उसके शरीर से निकल रहे खून को मेरी दोनों बिल्लियाँ चाटने में मग्न थी। मैंने तुरंत विनोद को उठाया और अंदर ले आया। उसका शरीर बर्फ़ के समान ठंडा पड़ चुका था और दोनों आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थी। विनोद की ये हालत देखकर सरोज ने रोना शुरू कर दिया। मेरी सोचने समझने की शक्ति जा चुकी थी। तभी मैंने विनोद के जिस्म में हरकत महसूस की। यह देखकर मैंने देर नहीं की, कार निकाली और विनोद और सरोज को लेकर अस्पताल चला गया। विनोद को उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया। सुबह डॉक्टर ने मुझे खबर दी कि विनोद अब खतरे से बाहर है। मैंने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। तभी सरोज वहाँ आकर सिसकने लगी और उसने मुझसे कहा कि अब वह उस घर में एक दिन भी नहीं रहेगी।
परिस्थितियों को देखते हुए मैंने भी वहाँ से निकलने का फ़ैसला कर लिया और सरोज से कहा कि विनोद के ठीक होते ही हम वहाँ नहीं रहेंगे। अस्पताल में रात से दोपहर हो चुकी थी। तभी नर्स ने आकर बोला कि हम लोग चाहे तो घर जा सकते हैं, विनोद को यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने सरोज से घर चलने के लिए बोला, लेकिन वो किसी भी कीमत पर जाना नहीं चाहती थी। मैंने अकेले ही घर आने का फ़ैसला किया क्योंकि मेरे ऑफिस के भी कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ों का काम बाकी था। मैं वापस घर आ गया। मैंने देखा कि कुछ और झाड़ियाँ भी साफ़ हो गई है। इसका मतलब कि हरी और मोहन आए थे, लेकिन ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि उस गड्ढे का मुंह फिर से खुला हुआ था। हॉल में आकर मैंने लैपटॉप ऑन किया और अपना काम निपटाना शुरू कर दिया। सब कुछ एकदम शांत था। काम निपटाते निपटाते शाम हो गई थी और बाहर फिर से धुंध जाने लगा था। इन सभी चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए मैं फ़िल्म देखने लगा। फिल्म को देखते देखते मुझे एहसास हुआ कि यह फिल्म ना होकर मेरी ही ज़िंदगी पर्दे पर दिखाई जा रही हो। थोड़ी ही देर में फिल्म में वह सीन भी आ गया जिसमें किरदार टीवी के सामने बैठा था। मैं फिल्म को और भी गौर से देखने लगा। मैं यह जानने के लिए उत्सुक था कि आगे क्या होता है। तभी फिल्म में बिजली कड़कने के साथ बारिश होने लगती है। और ये क्या, ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने देखा कि बाहर एक जोरदार आवाज़ के साथ बिजली कड़कने लगी और उसके साथ ही बारिश की बूंदों के गिरने की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। उसके बाद फिल्म में कोई दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और तभी एक तेज आवाज़ के साथ टीवी बंद हो गया। मुझ में बहुत हिम्मत थी और मैं जल्दी ही घबराने वालों में से नहीं था। तभी मैंने एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी। शायद कोई दरवाजे को तोड़ना चाहता था। यह बिल्कुल ऐसा ही था जैसे फिल्म में देखा था। और तभी एक आवाज़ के साथ दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आई। मेरी हालत ऐसे हो चुकी थी जैसे मेरे शरीर से सारी ताकत निचोड़ ली गई हो। बाहर जो भी था वह अब अंदर आ चुका था। मैं उसके सरकने की आवाज़ सुन सकता था। वह धीरे धीरे हर कमरे के दरवाजे को तोड़ रहा था। शायद उसको मेरी तलाश थी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी और ना ही मेरे पैरों में चलने की शक्ति बची थी। लगता था कि किसी ने मुझे उस कुर्सी से बांध दिया हो। वह आवाज़ें धीरे धीरे पास आती जा रही थी। अब मैं उसकी सांसों की आवाज़ भी सुन सकता था। मैंने कुर्सी से उठकर भागने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी और मैं कुर्सी से नीचे जा गिरा। मेरी गिरने की आवाज़ से उसे शायद यह एहसास हो गया था कि मैं कहाँ हूँ। और फिर मैंने देखा कि कोई है जो मेरे कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। मेरे आँखों से आंसू निकल रहे थे और मैं वहाँ से सरक सरक कर निकलने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि तभी तेज़ आवाज़ के साथ मेरे कमरे का दरवाज़ा टूटकर दूर जा पड़ा और वह दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ चुका था। मैं नहीं जानता कि वह इंसान था या जानवर। उसकी लंबाई तकरीबन 8.5 फीट रही होगी। उसका अधिकतर जिस्म बालों से ढका था। अपने बड़े और विशाल नाखूनों को आगे किए वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे मुझे लकवा मार गया हो। एक पल को लगा कि मैं अब नहीं बच पाऊंगा, लेकिन तभी किसी ने बाहर से बंदूक चलाने की आवाज़ लगाई। बंदूक की गोली अवश्य उसी जानवर के लिए होगी, इसलिए वह तुरंत वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इसके साथ ही हरी और मोहन दोनों अंदर आ गए। हरी ने मुझे सहारा देकर उठाया। आप ठीक तो है? हरी ने मुझसे पूछा। मेरे हलक से आवाज़ निकल नहीं पा रही थी। तभी मोहन ने मुझे पानी लेकर दिया। पानी पीकर मुझ में कुछ हिम्मत आई। बाहर कुछ और लोग भी थे। हमें उसे ढूंढना होगा। वह ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। उसके खून के निशान भी यहाँ है, हरी ने कहा और वह कहकर वह बाहर निकल गया। मोहन ने मुझसे कहा कि मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। अब मैं भी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहता था। हम सब बाहर निकलकर उसे ढूंढने लगे। उसके शरीर से निकले खून के धब्बे भी एक जगह आकर ख़त्म हो गए थे। उसे यहीं आसपास होना चाहिए था,
मोहन ने कहा। मुझे बार बार यही एहसास हो रहा था कि वह कहीं आसपास ही है। ढूंढते हुए मैं उसी गड्ढे के पास पहुंच गया। मैंने वहां पर वैसी ही दुर्गंध महसूस की जैसे मैं घर के अंदर महसूस करता था। मेरे पास एक तेज रोशनी करने वाली टॉर्च थी। मैं उसके द्वारा उस गड्ढे में देखने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक अंदर से 2 हाथ निकले और उन्होंने मुझे अंदर घसीटना शुरू कर दिया। मैं सहायता के लिए चिल्लाने लगा। मैं उसके हाथों से बचने की भरसक कोशिश कर रहा था। इतने में ही मेरी चीख सुनकर हरी और मोहन वहां पहुंच गए। अचानक उन 2 हाथों की पकड़ कुछ कम हो गई, लेकिन मैं खुद को संभाल नहीं सका और उस गड्ढे में जा गिरा। आप घबराना मत, हम नीचे आ रहे हैं, ऊपर से हरी और मोहन बोले। यह अच्छा था कि मेरी टॉर्च मेरे पास थी। मैंने टॉर्च से आसपास देखना शुरू किया। वह एक पुराना तहखाना था। मैं हिम्मत करके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। पीछे से बाकी लोग भी वहां आ गए। मेरा दिल किसी भी अनहोनी को सोचकर तेजी से धड़क रहा था। वह सुरंगनुमा तहखाना अंदर से बहुत बड़ा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे दुर्गंध बढ़ती जा रही थी। सुरंग में जहाँ तहाँ जानवरों के अवशेष पड़े थे। आखिर में वह तहखाना एक बड़ी से हॉल कमरे जैसी जगह आकर ख़त्म हो गया। हमारी उम्मीद के विपरीत हमें वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हम वहाँ से निकल ही रहे थे कि मोहन ठोकर खाकर गिर पड़ा। ज़रूर यहाँ कुछ छुपा हुआ है, मोहन बोला। हमने फर्श पर टटोल कर देखा और हमें एक जगह वो उभार मिल गया। यह एक बड़ी लोहे की चादर थी। जैसे ही हमने उसे सरकाया तो एक पल के लिए मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई हो। वह विशाल दानव वहाँ इस तरह से लेटा था जैसे कि कोई मूर्ति हो। एक कुल्हाड़ी उसके दोनों हाथों में फंसी हुई थी। मैंने इसी पर ही गोली चलाई थी, हरी बोला। लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर सालों से पड़ा हो, मोहन बोला। तभी मैंने देखा उसके बाएं कंधे पर एक सुराख जिस पर अभी भी खून जमा हुआ था। मैंने इशारों में बाकी लोगों को यह दिखाया। इसे अभी के अभी जलाना होगा, हरी ने बोला। हमें कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करनी होगी, लेकिन इसे ऐसे भी नहीं छोड़ा जा सकता है, मैंने कहा। आखिर में हम 4 लोग वहीं रुके और बाकी लोग लकड़ियाँ इकट्ठी करने चले गए। हमें आसपास भी देखना चाहिए, शायद कुछ काम का सामान मिल जाए, मोहन ने कहा। हम आसपास देखने लगे कि तभी उस मुर्दे में कहाँ से जान आ गई और उसने एक ही बारी में हमारे साथ एक व्यक्ति को एक ही बार में 2 हिस्सों में काट दिया। यहाँ से भागो, अपनी जान बचाओ, मैं चिल्लाया। हम तेज़ी से चिल्लाते हुए भागने लगे। वह बिल्कुल हमारे पीछे था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस गड्ढे से निकलने में कामयाब हो गया। मेरे ही पीछे मोहन आ गया, लेकिन शायद हम में से पीछे वाले की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। एक ही झटके में उस दानव ने उसे भी कुल्हाड़ी से ख़त्म कर दिया। अब वह गड्ढे से बाहर आ चुका था। उसकी आंखें लाल अंगारों से दहक रही थी, लेकिन इस बार हम भी तैयार थे। एक तरफ से मोहन ने उस पर जलती हुई मशाल फेंकी। बड़े बड़े बालों की वजह से उस दानव में एकदम आग लग गई। उसने मोहन पर कुल्हाड़ी फेंक कर मारी, लेकिन मोहन सावधान था। उसने अपना बचाव कर लिया था। बस हम लोग मसालों के साथ उस पर झपट पड़े और उसे जला दिया। उसकी चीखें वातावरण को भयानक बना रही थी और आखिर में चीखों के साथ वह ज़मीन पर आ गिरा और कुछ ही समय बाद वह राख में बदल गया। उसके ख़त्म होते ही सभी ने सुकून की सांस ली। हम सभी हॉल में आकर बैठ गए। मेरे मस्तिष्क में इस समय बस एक ही बात चल रही थी कि क्या हरी और मोहन को पहले से ही सब पता था क्या? शायद मोहन समझ गया था कि मेरे मन में क्या चल रहा है। उसने कहा कि आप सही सोच रहे होंगे कि हम लोग कैसे यहाँ आए और क्या हमें सब पता था। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमें यहाँ का रहस्य बहुत पहले से ही पता था। अगर आप हमें यहाँ आने से पहले मिले होते तो हम आपको कभी भी इस घर में आने नहीं देते। आपके गांव आने से पहले ही इसे आपकी गंध मिल गई होगी। हमें बहुत समय पहले से ही इसकी खोज थी, इसलिए हम आपके यहाँ नौकर बनकर आए ताकि आपको शक भी ना हो और हमारी खोजबीन भी चलती रहे। अगर हम आपको पहले ही
सब बता देते तो आप ना तो हमारी बातों पर यकीन करते और ना ही हमें यहाँ आने देते। आज इसकी कहानी भी ख़त्म हो गई। तभी मुझे कुछ आहट महसूस हुई। मैंने बाहर देखा तो तूफान बढ़ा चला आ रहा था। मैंने कहा कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। वह देखो, पेड़ के पास सब उठकर वहीं देखने लगे जहाँ मैंने इशारा किया था। वही कपड़ों में लिपटा हुआ इंसान था, लेकिन इस बार वह पेड़ से नहीं टिका था, बल्कि उसका शरीर आसमान में लहरा रहा था। उसके शरीर से लिपटी कपड़े की पट्टियाँ एक एक करके तूफान में उड़ती जा रही थी। ये क्या भला है? हरी बोला। मैंने कहा, इसे भी मैं बहुत बार यहीं देख चुका हूँ। तभी मोहन ने उस पर फायर किया, लेकिन उस पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक एक करके उसने लगातार 3 फायर किए, लेकिन सब व्यर्थ। इस पर मेरी गोलियों का कोई असर नहीं पड़ रहा है। हमें कुछ और देखना होगा, मेरे पास कुछ और भी है। यह कहकर मोहन ने अपना बैग खोला और 3 त्रिशूल निकाल लिए। उसने बताया कि ये त्रिशूल एक विशेष धातु से बने हैं और अभिमंत्रित है। हमने एक एक करके त्रिशूल उठाया और बाहर आ गए। मोहन त्रिशूल लेकर उसके करीब पहुंच चुका था। तभी उस इंसान की आखिरी पट्टी भी उड़ गई और वहाँ ऐसे हो गया जैसे कि वहाँ कोई इंसान था ही नहीं। वातावरण एकदम निशब्द हो गया और वहाँ एक घनी धुंध छाने लगी। धुंध इतनी गहरी थी कि हमें मोहन भी नहीं दिख रहा था, वह दिखना बंद हो गया था। तभी मैंने एक दर्दनाक चीख सुनी। थोड़ी ही देर में मोहन का निर्जीव जिस्म मेरे पैरों पर पड़ा था। मैं वहाँ से चिल्लाते हुए भागा। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरे पैर किधर जा रहे हैं। पीछे से फायर और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। तभी मेरे ठोकर लगी और मैं नीचे गिर पड़ा। मेरे पास ही कुछ चटकने जैसी आवाज़ आ रही थी। मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की तो वह मेरी ही बिल्ली थी। उसके पास एक लाश पड़ी थी जिसे वह चबाने में व्यस्त थी। मैंने धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश की, मगर फिर भी उसने मुझे देख लिया। अब वह लाश को छोड़कर मेरी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें एकदम शीशे जैसे चमक रही थी। वो मुझ पर झपटी। मैंने अपने हाथों से उसे रोकने की कोशिश की। उसने मेरी उंगली चबा डाली। मैं दर्द से करहाने लगा। किसी तरह से मैंने उसकी गर्दन दबोच ली और कसकर उसे दबाने लगा। कुछ ही देर में शांत पड़ गई। मैंने उसे एक तरफ फेंक दिया। मेरे हाथ से लगातार खून बह रहा था। मैंने रुमाल निकाला और अपने हाथ पर कसकर बांध लिया। मैं बहुत चौकस होकर आगे बढ़ने लगा। उस धुंध में कुछ भी देखना बहुत मुश्किल था। मैं उस दिन को कोस रहा था जिस दिन मैं यहाँ आया था। मैं किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना चाहता था। थोड़ी ही दूर मैंने किसी के ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ सुनी। यह शायद हम में से कोई हो। यह सोचकर मैं सावधानी से उसकी ओर बढ़ने लगा। यह हरी था। वह तेज़ी से सांस ले रहा था। मुझे देखकर उसने मुझे त्रिशूल देते हुए कहा कि इसे रखो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यह कहते ही वह सिसकने लगा और मुझसे हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे बचा लो। तभी उसे पीछे की तरफ किसी ने खींच लिया। उसकी चीख धीरे धीरे मध्यम पड़ गई थी। अब शायद मेरी बारी है, यह सोचकर मैंने त्रिशूल को कसकर पकड़ लिया। मैं चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। मुझे एहसास हो रहा था कि वो जो कोई भी है मेरे बहुत नज़दीक है। तभी मुझे कोई मेरे पैरों से पकड़कर घसीटने लगा। धुंध में कुछ नहीं दिख रहा था तो सिर्फ बड़ी बड़ी 2 चमकदार आंखें। ना जाने मुझ में कहाँ से हिम्मत आ गई। मैंने पूरी ताकत से वह त्रिशूल उसकी आंखों में घुसा दिया। मेरा इतना करना था कि जैसे बवंडर आ गया हो। सारी धुंध उड़ चुकी थी। मैं उठकर वहाँ से अपनी कार की तरफ भागने लगा। वह बवंडर बहुत तेज था। मैं कार में बैठा और अपनी हाथ के दर्द की परवाह ना करते हुए पूरी स्पीड से अपनी गाड़ी निकाल ली। कार की साइड वाले शीशे में मैं उस बवंडर को देख रहा था। वह घर भी उस बवंडर में पूरी तरह नष्ट हो चुका था। मैं वहाँ से सीधा अस्पताल पहुँचा। मेरी पत्नी सरोज ने जब मेरी यह हालत देखी तो उसने मुझसे कारण जानना चाहा। मैंने अपना छोटा सा एक्सीडेंट होने का बहाना बनाया। विनोद कैसा है? मैंने पूछा। वह अब बहुत बेहतर है, सरोज बोली।
देखो जी, अब हम वहाँ उस घर में नहीं रहेंगे, सरोज बोली। मैंने कहा, हाँ, अब हम वहाँ नहीं जाएंगे। मैं आज ही अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे रहा हूँ। यह कहते हुए मैं टीवी पर वह समाचार देखने लगा जिसमें आ रहा था कि भूस्खलन में पहाड़ी पर बना एक घर नष्ट हो गया तथा अब तक 4 लाशें बरामद हो चुकी है। मैंने सोचा कि शायद मेरी किस्मत में ही बचना लिखा था, इसलिए मैं यहाँ हूँ। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आप आगे भी इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनते रहें। और अगर आपके पास भी कुछ हॉरर स्टोरीज़ है या हॉरर एक्सपीरियंसेस है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiव्या001। मैं आपकी कहानियों को आवाज़ ज़रूर दूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।